नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, भूगोल परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि स्कूल व्याख्याता वैकेंसी का एक बड़ा रिजल्ट आ चुका है। लंबे टाइम से हम इंतजार कर रहे थे और भूगोल का सबसे अंत में रिजल्ट आया है और काफी विद्यार्थी ग्रुप में यही चल रहा था कि आज आएगा कल आएगा। आखिरकार ये परिणाम जारी हुआ और जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ उन सभी को मैं तहे दिल से बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूंगा, क्योंकि आपने लंबे टाइम तक मेहनत की, एक संघर्ष किया और आपकी मेहनत वो आज रंग लाई और आप सभी स्कूल व्याख्याता पद पर चयनित हुए। तो साथियों, यहाँ पर ऐसी एक सफलता की कहानी, एक सफलता संवाद हम सुनने के लिए यहाँ पर हाजिर हैं और मेरे साथ यहाँ पर रुचिका है। रुचिका हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट है। रुचिका, सबसे पहले आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं स्कूल व्याख्याता बनने के लिए। जो आपका सपना था वो आज साकार हुआ और कैसा लग रहा है? सबसे पहले आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये अभी तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि आपका हो भी गया है। इट्स एक सपना एक पूरा हो जाता है ना, तो उसके बाद भी आपको बिलीव नहीं होता कि वो हो जाता है जब इतना बड़ा कोई चीज आप करते हो। रिजल्ट आज ही आया, घर वालों से बात हो गई? हाँ सर, रिजल्ट की जस्ट मेरा रिजल्ट मेरी दीदी ने ही देखा था। अच्छा, तो इसलिए घर वालों से तो बात। आप कहाँ थे? आपने क्यों नहीं देखा? मैं एक्चुअली मैं साइट चेक कर रही थी पर साइट में 6 बंदे तक रिजल्ट नहीं दिया था। मैंने जैसे फोन रखा, दीदी का फोन आता है कि रिजल्ट आ गया और मेरा प्री का रिजल्ट भी दीदी ने दिखा था। क्या बात है, क्योंकि ये एक मतलब वो आश्चर्य टाइप का एक माहौल बनता है कि आप अपना रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं और कोई परिवार में फैमिली मेंबर आपको फोन करके बोल रहा है कि हो गया या मतलब इस टाइप में, तो बड़ा खुशी का माहौल होता है। क्योंकि एक तो हम रिजल्ट देखते हैं, फिर हम घर वालों को बताते हैं कि मेरा हुआ है और घर वालों ने पहले ही रिजल्ट देख लिया, फिर वो हमें बताते हैं कि तेरा हो गया। तो वो एक अच्छा माहौल होता है। तो दीदी ने फिर पापा को भी कॉल किया क्योंकि मेरे लिए दीदी मेरी सेकंड मम्मी की तरह है। उन्होंने क्या बात है, हमेशा मेरे सपनों को सपोर्ट किया है। मतलब पापा मम्मी ने तो किया ही है। क्या नाम है दीदी का? योगिता जी, आपको मैं नमस्कार कहना चाहूंगा, क्योंकि आपकी मेहनत से, आपके जैसे इन्होंने कहा कि मेरी सेकंड माँ है, तो ये बहुत बड़ा एक आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है और आपके लिए एक बहुत बड़ा एक वो कहते हैं ना, एक जिम्मेदारी भी है। तो वो आपने बखूबी निभाई और आप देख रहे हैं आपकी छोटी सिस्टर सिलेक्ट हुए हैं और आपके माता पिता को भी मैं प्रणाम कहना चाहूंगा कि आपकी बेटी ने आपका नाम रोशन किया है और मेहनत की है जयपुर में आके। आखिर बच्चे बहुत सारे भटक जाते हैं रास्ते में, है ना, जयपुर में आके एक शहर की चकाचौंध में, लेकिन आपकी बेटी ने आपका नाम रोशन किया है। आपके पूरे परिवार को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो रुचिका, आप कहाँ से आते हैं? सबसे पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में और बताइए। सर मैं प्रॉपर दौसा से हूँ। वैसे मेरा गांव महुआ और मंडावर के पास। महुआ और मंडावर, बिखाड़ी है। ठीक है। तो लेकिन पापा की जॉब थी तो दौसा में सेटल हो गए। पापा किस में थे? पापा पोस्ट ऑफिस में हेड थे। ठीक है। तो पापा की जॉब दौसा में थी तो हम लोग दौसा सेटल हो गए। ठीक है। देन फिर मैं मेरी कॉलेज पढ़ाई स्कूल। हाँ। मेरा आपने 11th 12th कहाँ से की? सर मैं JNV से हूँ, नवोदय से हूँ। नवोदय के विद्यार्थी थोड़े अलग ही होते हैं। नवोदय के बारे में काफी सुना और मेरे साथ भी कॉलेज के बहुत सारे मेरे मित्र थे, वो नवोदय से थे। तो नवोदय के बारे में बताते थे, मुझे लगता था कि यार हम नवोदय से क्यों नहीं पढ़े। सर नवोदय लाइक बेस्ट लाइफ है आपकी। हॉस्टल लाइफ में नवोदय जैसी लाइफ नहीं। रेजिडेंशियल स्कूल होता है जी सर। हम 6th क्लास में एग्जाम देके पास होते हैं। ठीक है। 80 बच्चे 85 बच्चे 6th क्लास में पास होते हैं। फिर आपको 6 से लेके 12 तक वहीं रहना होता है और सिर्फ हमें साल में एक बार या 2 बार छुट्टी मिलती थी, दिवाली पे और गर्मी की छुट्टियों में। तो हम लोग, हमारे सारे फेस्टिवल वहीं सेलिब्रेट होते थे। तो नवोदय में आपने 6th क्लास से एडमिशन ले लिया था, 12 तक वहीं पर? हाँ, एक ही स्कूल में? कहाँ पे थी ये स्कूल? सर दौसा में थी। अच्छा, नवोदय दौसा में। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में है नवोदय। तो मैंने दौसा से एग्जाम दिया था तो मेरा सिलेक्शन भी दौसा में ही हुआ। अच्छा, तो हॉस्टल में रहने की आदत तो मतलब 6ठी क्लास से ही पड़ गई थी? हाँ सर, घर वालों से दूर रहने की भी आदत पड़ गई थी। मतलब स्टार्टिंग के डेज तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। 6th 7th 8th में तो ये होता है कि आप कब घर जाओ, छोटे होते हैं काफी। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ क्यों आए, लेकिन पेरेंट्स बोलते हैं कि फ्यूचर के लिए आपको रहना है यहाँ पे। फिर 8th के बाद तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये लाइफ बेस्ट है आपको। इसको मतलब 12th में हम 11th 12th तो इतनी अच्छी निकली थी ना कि हम वहां से जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि आपको एकदम सिक्योर एनवायरनमेंट, आपको सब कुछ मिल रहा है। टीचर आपके पेरेंट्स की तरह होते हैं, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको टीचर भी वहीं रहते हैं? हाँ, टीचर भी वहीं रहते हैं हमारे। क्या बात है। टीचर्स क्वार्टर्स होते हैं। ये तो एक गुरुकुल वाला माहौल हो गया। हाँ बिल्कुल, हमारी मेस था, लाइब्रेरी थी। मतलब पूरा डे बहुत हेक्टिक होता था, हमें टाइम नहीं मिलता था रात के 10 बजे तक। पूरे डिसिप्लिन के साथ पूरा दिन चलता था। गेम्स होते थे, सुबह पीटी होती थी, फिर स्कूल, फिर मेस, फिर वापस। आप कौन से गेम्स में थे? सर मैं फर्स्ट में तो 6 7 8 तो खो खो में थी, देन वॉलीबॉल था और बास्केटबॉल था। क्या बात है। 11th 12th क्या सब्जेक्ट था आपका नवोदय में? सर 10th के बाद मैंने आर्ट्स लिया था, क्योंकि मुझे मेन तो था कि यूपीएससी में जाना। देन फिर वो आर्ट्स उस वजह से लिया। यूपीएससी का कब सोचा था? वहाँ कौन सी क्लास में?
वहाँ पे हमारे जो सीनियर्स एक्स नवोदयन थे जो हाँ, हाँ। ऑलरेडी एलुमनी मीट में आते थे, तो उन्होंने हम्म। जो स्टोरीज वो सुनाते थे कि आईएएस की, तो वहां से एम बना ये अच्छा माहौल होता है, क्योंकि नवोदय का एक इतना अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है। जी सर। पहले जो लोग निकले वो सिलेक्ट हुए, वो आते हैं तो एक अच्छा माहौल, मोटिवेशन वहीं से मिल जाता है कि हमें भी इस दिशा में आगे बढ़ना है। नवोदय में बहुत मतलब आपके हर फील्ड में नवोदय से बच्चे होते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, हर फील्ड में मिलते हैं और ऑल ओवर इंडिया में होते हैं। तो वो आते हैं अपने स्कूल में, तब हमें भी हमारे सीनियर से ही पता चला था कि नवोदय भी मतलब आईएएस भी होता है एंड आरएस भी होता है, तो वहां से था कि नहीं आर्ट्स लेंगे। 12th में आपकी ज्योग्राफी थी? जी सर, मेरे पास 3 सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ठीक है। 12th में कितने परसेंटेज, कितनी पढ़ाई की? सर 12th में तो बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, क्योंकि हमारा वो एनवायरनमेंट ही ऐसा था कि हमें उतना पढ़ना पड़ता था, और टीचर भी बोलते थे कि 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो आपकी लाइफ सेट है। तो हम सोचते थे मतलब हमारे तो 12th तक ही था कि 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, देन कॉलेज बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो 12th में मेरी 91% थे सर। क्या बात है, 91%, मतलब टॉपर्स में शामिल थे, स्कूल के टॉपर्स में। हमारे जब 12th में 10th में 68 आए थे, और पूरे गांव में जो है फोटो छपी थी मेरी 68% पे। आज लगता है कि ये 91, 95, 98 ये बहुत कॉमन हो गया है ना, बहुत कॉमन हो गया है, और विद्यार्थी मेहनत भी कर रहे हैं, अब माहौल भी पूरा बदल गया है। फिर जैसे 12th में आप वहां पर कॉलेज में स्कूल में थे, और 6th क्लास से लेकर 12th तक वहीं थे, तो एक वो होता है ना कि बच्चा 12th 6 साल वहां रहा और फिर वहां से बाहर निकलते हैं, विदाई समारोह होता है। हाँ सर। कैसा फेयरवेल पार्टी में कैसा माहौल? बहुत इमोशन था, क्योंकि हम जो भी फ्रेंड्स थे ना, वो 7 साल से फ्रेंड्स थे। टीचर भी हमारे साथ एकदम पेरेंट्स की तरह कनेक्टेड थे, तो उनसे भी दूर जाना, एक उस माहौल में जाना, उस लाइफ में जाना जहाँ हमने कभी चैलेंजेस फेस ही नहीं किए, हमने सिर्फ नवोदय के चैलेंजेस फेस किए। पर हाँ, नवोदय हमें पूरा देश घुमाता था, क्योंकि हमारे नेशनल होते थे, क्लस्टर, मतलब हर साल गेम्स होते थे। गेम्स में आप, फिर म्यूजिक में भी मेरा नेशनल हो रखा था। क्या म्यूजिक में? जी सर। गाना नहीं, डांस। अच्छा, डांस, म्यूजिक या डांस? म्यूजिक और उसमें दोनों में था, लेकिन म्यूजिक के थ्रू ही हम उसमें गए थे। अच्छा, तो डांस अच्छा कर लेते हो? जी सर। क्या बात है, यहाँ अपने प्रोग्राम में तो कभी किए ही नहीं। उस टाइम पढ़ाई का ऐसा था कि इन सब, क्योंकि ये सारी जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी नवोदय में इतनी ज्यादा कर ली थी, तो अब से फोकस पढ़ाई पे फोकस करना है, नौकरी लगना है सबसे पहले। जी सर। घर में सबसे छोटे हैं आप? जी सर। बड़े कितने बहन भाई हैं? हम टोटल 4 बहन भाई हैं। मेरे भी सबसे बड़े हैं, उसके बाद छोटी वाली दीदी है, फिर मेरा भाई है, एंड देन मैं हूं। अच्छा, और सबसे छोटे हैं तो सबसे घर में लाडले भी होते हैं? जी सर, इसलिए मेरी बड़ी दी का मुझे सपोर्ट इतना मिला था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए डांट भी उन्होंने खाई है, तो सपोर्ट भी उन्होंने दिया कि तू बिगाड़ रही है इनको, है ना? कुछ भी काम होता है तो मैं दीदी को बोलती थी कि पापा से बात कर लो। वैसे नहीं, मम्मी पापा भी बहुत, उन्होंने मतलब समाज किसी लड़की को इतना पढ़ने की इजाजत देता नहीं है। मतलब मेरे कॉलोनी में बाकी बच्चे भी हैं, किसी के बच्चे बाहर नहीं गए थे, पर फैमिली में मेरे भाई भी बाहर था, मतलब एजुकेटेड फैमिली थी। भाई भी स्टार्टिंग से 5th क्लास से बाहर गए थे, देन उन्होंने IIT करी है, फिर मुझे भी जाना था भाई की वजह से, तो मैं इसलिए गई थी नवोदय में, क्योंकि भाई का सिलेक्शन हो गया था। देखो, ये मैं बात कहना चाहूंगा, अभी रुचिका जो बता रहे हैं कि जो जैसे रुचिका सौभाग्यशाली है कि इनके पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट किया, बाहर भेजा। रुचिका जैसे बहुत सारी और ऐसी लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, जो सपने देख रहे हैं, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों से, समाज की वजह से, कुछ जो अपना सामाजिक ढांचा है और भारत का जो पितृसत्तात्मक समाज है, उसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो वो भी आज यहाँ हो सकते थे, है ना? वो भी इनके जितने इंटेलिजेंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सपने बाहर नहीं निकल पा रहे, वो अपने आप को निखार नहीं पा रहे, उनको अवसर नहीं मिल रहा है। तो आज रुचिका जो है उन सभी गर्ल्स के लिए, उन सभी पेरेंट्स के लिए जो अपनी बेटियों को नहीं भेज रहे हैं, उनके लिए एक प्रेरणा है कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए। और आज कल हर रिजल्ट में हम देख रहे हैं कि बेटियां अपना जो है नाम रोशन कर रही है, और धीरे धीरे ये कई बार चर्चा में चलता है कि आगे एक समय ऐसा आएगा जब लड़कों को आरक्षण जो है मांगना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियां हर फील्ड में आगे आ रही है। जैसे मेरी कॉलेज में देखो तो लड़कियां सबसे अधिक गर्ल्स ही आती है, लड़के बहुत कम आते हैं कॉलेज में, लड़कियों का रेशियो बहुत ज्यादा है। और अभी एक सर्वे में भी आया था, तो वो सर्वे में भी कहा कि आया था कि लड़कियां कॉलेजेस में एडमिशंस में सबसे आगे हैं। तो आपने अपने गांव का नाम रोशन किया, अपने शहर का नाम रोशन किया, और उन लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। सारे पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, भेजना चाहिए, क्योंकि उनके सपनों को निखारने का उनको अवसर हमें देना चाहिए, जिसका आप परिणाम देख रहे हैं। जिन्होंने दिया है वो परिणाम देख रहे हैं। अभी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में टॉप रैंक, फर्स्ट रैंक जो है आए थे, है ना? वो भी गर्ल्स ने टॉप किया था, राजस्थान से थे, है ना? तो आप देख रहे हैं हर फील्ड में ये हो रहा है। तो
तो रुचिका आगे बढ़ते हैं। जो इसमें मैं एक चीज हाँ, करना बिल्कुल। चाहूंगी। एक्चुअल में जब हुआ था मेरी 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज थे। हाँ। बाकी जो हमारी कॉलोनी में जो बच्चे थे वो सब दो में रह के पढ़ाई करी थी। हाँ, जस्ट आर्ट्स वालों को ऐसा लगता है कि आर्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनको बाहर नहीं भेजना है। लेकिन मेरा डीयू में सिलेक्शन हुआ था क्योंकि डीयू में मिरांडा हाउस में हुआ था 12th करने के बाद यूजी के लिए, हाँ। कॉलेज के लिए। हाँ जी, मैंने एडमिशन भी लिया था। मिरांडा हाउस तो लोगों का सपना होता है। मेरे फर्स्ट लिस्ट में हो गया था। हम काफी सारे फ्रेंड्स हैं जिनका एक साथ ही हो गया था। देन फिर हम गए भी, लेकिन कॉलोनी वालों ने ये बोला कि लड़कियों को इतना क्यों पढ़ा रहे हो, मतलब आर्ट्स ही तो कॉलेज ही तो करनी है, बीए ही तो करनी है, बीए तो यही हो जाएगी 2 साल में। तब मेरी दीदी ने भी इस चीज को नहीं कि अगर उस लेवल की पढ़ाई करी है तो अगर वहाँ सिलेक्शन हुआ ही है तो फिर वहाँ भेजना ही है। पर वो फिर क्या हुआ, निर्भया वाला वो अच्छा हुआ था तो पापा मुझे दिल्ली नहीं रखना चाहते थे और मुझे हॉस्टल नहीं मिला था। हॉस्टल में मैं रह गई थी। अच्छा, तो इस वजह से मुझे फिर कि हॉस्टल से पहले से ही हॉस्टल में रह रही थी तब ठीक था, अब हॉस्टल से बाहर पता नहीं कैसे रहेगी। तो और फिर दिल्ली में आपकी हर उस वक्त इतनी जानकारी भी नहीं होती ना, आपके इतने कनेक्शन होते हैं कि आप बच्चे को बाहर रख सके। बिल्कुल, घर वालों की चिंता भी होती है, कुछ चिंता उनकी जायज भी होती है, क्योंकि एज हम पेरेंट्स के दृष्टिकोण से सोचते हैं तो उनकी चिंता जायज है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती है, इतना बड़ा समाज है, लेकिन उन घटनाओं को हमें उदाहरण लेकर जो है उस दिशा में नहीं सोचना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है आपका मिरांडा हाउस में हो गया सिलेक्शन, और फिर चलो इधर आगे, फिर इधर यहाँ यूजी कहाँ से किया, यूजी पीजी के बारे में बताओ। सर यूजी मैंने जयपुर से किया था, कनौरिया कॉलेज से। अच्छा। और मेरा एडमिशन बहुत लेट हुआ था, लेकिन मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी थी, इस वजह से मुझे वहाँ हॉस्टल और कॉलेज दोनों में एडमिशन मिला। मैंने शायद अगस्त में एडमिशन लिया था। अच्छा। लेकिन वो पूरा साल मेरा बहुत ऐसा, क्योंकि आप इतनी बड़ी कॉलेज से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने आगे से छूट गई थी हाथों से, तो मतलब मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी फर्स्ट ईयर में, मैं सिर्फ रह रही थी कि हॉस्टल में। वैसे अच्छी पढ़ाई होती है, सुना है मैंने कनौडिया में कि हॉस्टल सुविधा वगैरह ठीक है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं वहाँ के भी। फिर मुझे वहाँ के टीचर्स ने गाइड किया, क्योंकि सबको पता चल गया था। जब हमारी हॉस्टल वाली एक मैम थे, वार्डन मैम, वो बता रहे थे जब उन्होंने मेरा सिलेक्शन लिया था कि उस दिन उन्होंने पूरे हॉस्टल में बताया था कि मैंने 91% वाले बच्चे को एडमिशन दिया है। उन्होंने मुझे बाद में बताया था ये सब चीजें। फिर हॉस्टल में भी लोग देखने लग जाते हैं ना कि अरे ये 91% या ये मेरिटोरियस है। हमारे जैसे कॉलेज में एक हम तो मतलब ऐसे ही 70 वाले 60 वाले परसेंटेज वाले थे, तो हमारी कॉलेज में एक स्टूडेंट आया था मेरिटोरियस, पूरे राजस्थान मेरिट में था। तो चारों तरफ स्टार्टिंग में यही माहौल था फर्स्ट ईयर में कि यार हम भी कलेक्टर बनने आए हैं, ये भी कलेक्टर बनने आया है, आईएएस तो यही करेगा सबसे पहले, हम कहाँ करेंगे, है ना। तो फिर बाद में जब हमारा नेट जेआरएफ हो गया तब सुना था वो संघर्ष कर ही रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपसे आगे तो आप उससे पीछे हो, तो अपने आप को कमजोर नहीं मानना चाहिए। क्योंकि रैंक ठीक है बहुत अच्छी आती है, लेकिन उसका जो एक्चुअल लाइफ में है वो उतना यूज नहीं होता। बिल्कुल 12th तक रैंक अच्छी आ गई, बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, लेकिन जब आप उस फील्ड में उतरते हो ना तो वहाँ तो बहुत बिल्कुल डिफिकल्टीज है। तो फिर ज्योग्राफी में कैसे आगे बढ़े, यूजी में कितनी पढ़ाई करते थे, क्या कॉलेज का क्या सीन था? ज्योग्राफी में मेरा इंटरेस्ट 12th क्लास से था। 11th 12th में जब मैंने ज्योग्राफी लिया था, क्योंकि टीचर्स ने बताया था ज्योग्राफी में बहुत अच्छा स्कोप है, आईएएस के लिए बेस्ट सब्जेक्ट है। बिल्कुल। उस वक्त ज्योग्राफी इतने बच्चे लेते भी नहीं थे। कॉलेज में तो मेरे पास तीनों सब्जेक्ट थे, ज्योग्राफी था, हिस्ट्री था और पब्लिक हेल्थ था। मैंने सिविल सर्विस के हिसाब से ही लिया था कि अगर आरएस देते हैं फ्यूचर में तो उस हिसाब से मैंने सब्जेक्ट लिए थे। अच्छा। फिर यूजी हो गया, एंड देन यूजी में तो मैं कंटिन्यू कॉलेज में रही थी, कंटिन्यू पढ़ाई कर रही थी। देन फिर मैं पीजी मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया। पीजी प्राइवेट किया आपने? पीजी प्राइवेट क्यों किया? सब कुछ रेगुलर था तो घर वालों ने बोला नहीं ये भी रेगुलर कर लो? नहीं, घर वालों ने बोला कि प्राइवेट करो और कंपटीशन लाइन में उतर जाओ। अच्छा। जितना जल्दी उतरोगे उतना फायदा मिलेगा। ठीक है। तब ये उन्हें था कि पीजी तो ये कर लेगी। तो ज्योग्राफी इसलिए लिया कि एक तो इंटरेस्ट था? इंटरेस्ट तो बहुत अच्छा था मेरा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी मेरे बेस्ट सब्जेक्ट। मैंने दोनों में टॉप भी किया था। फिर दोनों में ज्योग्राफी कैसे? वो दोनों रीजन थे, तो इंटरेस्ट भी था और स्कोप भी बहुत अच्छा है ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी आपको साइंस में भी इंक्लूड होती है, तो आगे मतलब हिस्ट्री से काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी ज्योग्राफी में हो सकती है। तो मुझे मैंने दीदी से इस बारे में गाइडेंस लिया था कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। दीदी आपका एजुकेशन फील्ड में है? हाँ, दी मेरे लेक्चरर हैं फर्स्ट ग्रेड के। अच्छा, क्या बात है। पर वो हिंदी से है। हिंदी सब्जेक्ट है तो वो एक गाइडेंस मिल जाता है और सारा उन्होंने रास्ता वो तय कर रखा था। और फिर ज्योग्राफी में कैसे मेहनत करना स्टार्ट किया? मेन अपना आज का जो डिस्कशन का मुद्दा यही है, जो नए विद्यार्थी जो अभी तैयारी कर रहे हैं, है ना, वो ये जानना चाहते हैं कि आपने ज्योग्राफी में ऐसा क्या किया, क्या कुछ अलग पढ़ा, कितनी मेहनत की, कितने घंटे पढ़ते थे? तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई की? सर स्टार्टिंग में जब आपके साथ कोचिंग करते थे, नवंबर से मैंने कोचिंग में जुड़ी थी मैं। उस वक्त कोचिंग के अलावा सिर्फ रिवीजन और 5 to 6 आवर्स, क्योंकि मॉर्निंग में कोचिंग होती थी, इवनिंग में आप पढ़ लेते थे। लेकिन जैसे जैसे आपके पास जैन फेब
आता रहा तब स्टार्टिंग करी थी, तब लाइब्रेरी ज्वाइन करी, तब कोचिंग के बाद सीधा लाइब्रेरी में जाते थे हम। अच्छा, फिर तो पूरे दिन पढ़ाई, पूरे दिन करते थे। फिर जैसे कोचिंग खत्म हुई तब फिर असली पढ़ाई वहां से स्टार्ट होती है। मॉर्निंग मेरी मॉर्निंग में क्योंकि उस समय सीटिंग बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, आपको रिवीजन बहुत ज्यादा करना पड़ता है, उससे कोर्स कंप्लीट हो जाता है। आपको रिवाइज, क्योंकि जितनी बार रिवाइज करेंगे ना चीजें उतनी ही क्लियर होंगी। टारगेट भी रहता है, टेस्ट भी रहते हैं हर संडे को। सारे टेस्ट दिए थे? हाँ सर, मैंने सारे टेस्ट तो अभी भी दे रहे हो आप? जी सर, मैं अभी भी फर्स्ट ईयर का टेस्ट दे रही हूँ। तो अभी आपको था क्या कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या वैसे मोटा मोटा आइडिया तो लग गया? हाँ, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट आ रहे थे, हाँ, थोड़ा उतार चढ़ाव था कि कुछ भी हो सकता है। बाकी में भी 85 प्लस जा रही थी कट ऑफ, मतलब 3 से 85 बढ़ रहे थे मोस्टली सब्जेक्ट्स में। आरपीएससी में ये कहा जाता है कि रिजल्ट आ जाए, सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग मिल जाए, ज्वाइनिंग मिलने के बाद आपके खाते में आपकी सैलरी आ जाए, तब मान लेना चाहिए कि अब सिक्योर है, अब कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट डे जब प्री का रिजल्ट आया था, मेरी दीदी ने भी सेम लाइन बोली थी क्योंकि मैं बहुत खुश थी, क्योंकि फर्स्ट पेपर का कोई आइडिया नहीं था। इतना डिफिकल्ट पेपर था कि मैंने उसको चेक नहीं किया था कि मेरे कितने बन रहे हैं, क्योंकि उस पेपर को देखने की हिम्मत नहीं थी कि वापस हम उस, क्योंकि जब हमने फर्स्ट पेपर दिया था ना वो इतना डिफिकल्ट था। फर्स्ट पेपर की बात आ गई है तो वहीं से हम स्टार्ट करें। फर्स्ट पेपर डिफिकल्ट था, बहुत सारे आपके साथ के विद्यार्थी, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत मेहनत की उन्होंने। ज्योग्राफी उनका बहुत अच्छा था, लेकिन पेपर 1 की वजह से वो बाहर हो गए। आपने ऐसा क्या अलग किया? बाकी सबकी जैसे मैंने भी पढ़ाई की थी, पर मेरा ये था कि फर्स्ट पेपर में बहुत सारी सब्जेक्ट थी, 12 सब्जेक्ट थी, तो मैंने उसको उस हिसाब से टाइम दिया था। मतलब मैं हाफ डे ज्योग्राफी पढ़ती थी एंड हाफ डे में 2 सब्जेक्ट लेती थी, ताकि मैं क्लियर रख सकूं। 2 सब्जेक्ट जीके के? हाँ, फर्स्ट पेपर के कोई भी 2 सब्जेक्ट, एक डिफिकल्ट और एक इजी। ठीक है। जैसे कि साइंस ले ली तो साइंस के साथ मैं ज्योग्राफी ले लेती थी, क्योंकि ज्योग्राफी मेरी अच्छी पकड़ थी। साइंस में मुझे ज्यादा मेहनत करनी होती थी, तो साइंस में ज्यादा आवर्स लेती थी। साइंस कभी रही भी नहीं आपकी? ठीक है, साइंस थी भी नहीं। ऐसे मैथ के साथ मैंने हिस्ट्री ले ली, तो मैं ऐसे उनका हार्ड और कॉमन सब्जेक्ट जो मेरे अच्छे सब्जेक्ट थे उनको लेके फिर मैं चलती थी। तो टारगेट रखती थी कि मैं 1 या 2-3 दिन में जब मैं उसको कंप्लीट करूं तभी मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे पहुंचूं। मतलब एक साथ मैं सारे सब्जेक्ट को नहीं कंट्रीब्यूट करती थी कि एक साथ ही आ जाए वो। एंड देन ज्योग्राफी तो मेरा फर्स्ट चल ही रहा था, लेकिन फर्स्ट पेपर में मैंने बहुत सारी जगह से पढ़ाई की थी। लाइक मैंने आरएस की भी एक बार कोचिंग करी हुई है, देन मैं आरएस के नोट्स, वो बैकग्राउंड भी काम आया, वो नोट्स भी काम आए बिल्कुल, क्योंकि ऑथेंटिक बुक्स के अलावा और कोई जगह से काम नहीं आ रही थी, क्योंकि यस, तो वहां से ही जो पढ़ा हुआ था ना, क्योंकि जो आप एक्चुअल में पढ़ते हो उस पढ़ाई के लिए वो उस वक्त काम नहीं आती, लेकिन कभी तो काम आती है। तो इस पेपर में मेरे साथ यही हुआ था कि मैंने एलिमिनेशन मेथड से बहुत अच्छी उस चीज को बहुत अच्छे से हैंडल किया था, क्योंकि करंट किसी को नहीं आ रही थी। मैंने भी 4 जगह से करंट पढ़ी थी, मैंने सर की भी पढ़ी थी, अपने यहाँ से भी पढ़ी थी। करंट हालांकि थोड़ा सा टफ आया था वो, मतलब उठपटांग टाइप का करंट अफेयर आया था, क्योंकि उस लेवल पे जाके कोई टीचर पढ़ा भी नहीं सकता है, और ना स्टूडेंट उस लेवल पे जाके खुद पढ़ सकते हैं करंट अफेयर को। वो अभी आरपीएससी में थोड़ा सा हर बार ऐसा ही हो रहा है। जी सर। और फर्स्ट ग्रेड से तो फिर आरपीएससी ने पैटर्न ही चेंज कर दिया इतना डिफिकल्ट पेपर देने का। देन मैंने हिस्ट्री मेरा काफी अच्छा था, पॉलिटी मेरा अच्छा था, मेरी ज्योग्राफी बहुत अच्छी थी। मैंने करंट को ज्यादा नहीं छेड़ा था, बाकी मैंने सब में रिस्क लिया था। लाइक मेरा पढ़ा हुआ था पहले से, तो मैंने नॉलेज को यूज किया एंड देन अपने नोट्स विद अपने। सुनील सर ने भी फर्स्ट ग्रेड वो इसकी निकाली थी, करंट और फर्स्ट ग्रेड की एक बुक निकाली थी, मैंने सर की पढ़ी थी। तो सर के साथ मैंने ऑनलाइन भी काफी कोर्सेज, मतलब यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस होती हैं उनसे मैंने तो खूब करवाई थी सुनील सर ने करंट में। सर ने तो बहुत मेहनत करवाई थी, तो सर के साथ हम सर की क्लासेस भी लेते थे, सर की बुक में से भी पढ़ते थे। सर की बुक का आई थिंक मैंने 4 से 5 बार रिवीजन कर दिया था। अभी इनके पीछे अभी जो बैच चल रहा है ना, उनके जो लाइब्रेरी मेंटरशिप, उनके सुनील, मेरे से शिकायत रहती है कि सूरज सर जो है समय कम दे पाते हैं, लेकिन सुनील सर उनके खूब पीछे पड़े हुए हैं कि आप फर्स्ट, क्योंकि इस बार वो कलंक नहीं लगना चाहिए जीके वाला कि जीके की वजह से पीछे रह गए, तो इस हिसाब से वो मेहनत करवा रहे हैं। और फिर ज्योग्राफी में कैसे किया? ज्योग्राफी में देखो 2 चीजें होती है। मैं जहां तक देखता हूँ हमारी लाइब्रेरी में भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं, क्लासेस में भी है, तो सब यही कि सर हमें शॉर्ट में दे दो, सर हमें नोट्स दे दो, केवल हम इसी पे मतलब रिवाइज कर रहे हैं। आपने पुस्तकें पढ़ी या नोट्स पढ़े, दोनों में क्या, कैसे एक विद्यार्थी को दृष्टिकोण अप्रोच रखना चाहिए? एक्चुअली में मेरा बैकग्राउंड ज्योग्राफी था और मैं नेट की तैयारी कर रही थी, तो मेरे पास ऑथेंटिक बुक्स सारी थी। तो सर के नोट्स विद मैंने ऑथेंटिक, स्टार्टिंग में मैं ऑथेंटिक बुक्स से मैंने स्टार्ट किया। मैंने ऑथेंटिक बुक्स पढ़ी, एपी के लिए सारी बुकें खरीदी होगी सब यूनिट के हिसाब से, क्योंकि इतनी सारी यूनिट, कम से कम 15-20 पुस्तकें आती है, पूरी 15-20 हर यूनिट की मेरे पास एक बुक थी, वो भी ऑथेंटिक, जैसे अलका गौतम हो गई, माजिद हुसैन हो गई, तो मैंने उसमें से विद आपके नोट्स, ठीक है, दोनों को कंबाइन करके, और एनसीईआरटी
वेरी गुड, ये बहुत शानदार कहा कि एनसीईआरटी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में कहें या लैब असिस्टेंट गए या असिस्टेंट प्रोफेसर, इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए थे। अभी 17 दिसंबर का जो पेपर हुआ था, तो तीनों को कंबाइंड साथ में लेके कैसे चले? मैं बोलता हूँ ये बात आप वाली विद्यार्थियों को भी, वो जैसे क्लासेस में भी मैं आपको बोलता था कि नोट्स हैं लेकिन वो लास्ट में, पहले आपको हर रोज जो जैसे आप, मैं चाहे पढ़ा रहा हूँ या कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को ऑथेंटिक से पढ़ना चाहिए। सर मैंने ऐसे स्टार्ट किया था, मैं लाइब्रेरी जाती थी, मैं मॉर्निंग में, एक्चुअली मैं मॉर्निंग में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो मैं 3 बजे उठती थी, और जो भी डिफिकल्ट, कितने बजे? 3 बजे? जी सर। क्या बात है। मैं और मेरी फ्रेंड थे कोमल, तो हम दोनों साथ में उठते थे। जैसे कि अगर वो जल्दी उठ जाती थी तो वो मुझे कॉल करके उठाती थी, अपनी वजह से उठाती थी। अच्छा, तो वो हमारे दोनों साथ में नहीं रहते थे, लेकिन अलग अलग रहते थे, लेकिन एक दूसरे के साथ तैयारी, पढ़ाई करी थी हमने। वेरी गुड, ऐसी दोस्ती होनी चाहिए, ऐसी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। हमें जो हमने सीखा है, क्योंकि हम संडे एक साथ स्पेंड करते थे, हम यहाँ टेस्ट देके जाते, जितने भी हमारे पास पेपर थे हम सारे पेपर संडे को करते थे। अच्छा, ये हमने संडे टू संडे स्टार्ट किया था लास्ट के 2 मंथ रह गए थे ना तब। और स्टार्टिंग में मैं 3 बजे उठती थी, तो जो ये साइकोलॉजी वाला और थॉट्स ब्रह्म मुहूर्त में स्टार्टिंग में मैं डिफिकल्ट चीजें पढ़ती थी, मॉर्निंग में ये होता था। देन आप, तो ये 3 बजे की, एक मैं रोकना चाहूंगा, 3 बजे वाली आदत वहाँ हॉस्टल से थी क्या, कि नवोदय से इतना जल्दी वहाँ उठाते होंगे? 5 बजे तो कम से कम 5 बजे उठते थे, और वहाँ मॉर्निंग में हम एग्जाम्स के टाइम पे पढ़ते थे 12th क्लास। तो मेरी सिटिंग पावर बहुत अच्छी है, मतलब मैं 6-7 घंटे एक जगह बैठ के आराम से पढ़ सकती हूँ, मुझे उठने की जरूरत नहीं है। क्या बात, ये नवोदय से ही आया है, क्योंकि वहाँ सिटिंग्स बहुत अच्छी। वहाँ तो डंडा लेके खड़े होते होंगे नहीं, टीचर इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं थे, पर हाँ हमारा फिक्स होता था टाइम पढ़ने का। तो हमें 12th में वो लोग उठाते थे और हम मेस में जाके पढ़ाई करते थे, या फिर स्कूल, क्योंकि क्लासेस में बॉयज पढ़ाई करते थे और गर्ल्स हॉस्टल अलग होते थे, तो हमें मेस में चाय भी मिलती थी और वो चाय बहुत अच्छी थी। क्या बात है। हालांकि लोग आलोचना ही करते हैं, है ना, हॉस्टल के खाने की, कि दाल में पानी होता है, पानी में दाल होता है, पता नहीं इतना, मतलब अब 1000 बच्चों के लिए खाना बनता है तो कुछ तो हाँ, वो तो देखो एकदम गर्ज के जैसे, घर में क्योंकि 5 लोगों का 7 लोगों का खाना बनता है, वहाँ 1000 लोगों का बनता है, तो वो क्वालिटी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, हमारे वहाँ की सोयाबीन बहुत फेमस थी और मैं सोयाबीन नहीं खाती, लेकिन मैं वहाँ की सोयाबीन खाती थी। चलिए, तो वापस आप वहीं आते हैं कि नोट्स, ऑथेंटिक किताबें और एनसीईआरटी, तीनों का समागम कैसे करें, आप उसके बारे में बता रहे थे। तो मॉर्निंग में जब हम लाइब्रेरी चले जाते थे, तो मैंने कोई सब्जेक्ट, मैं ज्योग्राफी में भी एक डिफिकल्ट और एक इजी सब्जेक्ट, जैसे कि थॉट ले लिया तो थॉट के साथ मैं कोई इजी ले लेती, जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी या फिर राजस्थान ज्योग्राफी। फर्स्ट मैं अपनी ऑथेंटिक बुक में से पढ़ती थी, एक टॉपिक लेती थी, उसको ऑथेंटिक बुक, फिर अपने नोट्स, फिर उसके क्वेश्चन, ये मैं तीनों एक साथ करती थी, और विद अपने शॉर्ट नोट साथ में बनाती थी। ठीक है। जो भी मुझे डिफिकल्टी है, फिर जो भी मुझे याद नहीं होता ना, जैसे कई चीजें आपको याद रहती हैं लेकिन कई आप याद नहीं रख पाते, आपको पता है कि ये आपका कमजोर पॉइंट है, मैं उसको नोट कर लेती थी। अच्छा, डेली हर, ये होना चाहिए, हर विद्यार्थी की आदत में होना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट में जो आपने, क्योंकि आप जैसे 7-7 घंटे 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में जो आप जैसे आपने किया, तो ये लास्ट में जैसे होता है ना कि 1 घंटे में वो पूरा रिवाइज हो जाता है, जो कठिन चीजें होती है वो सामने होती है। मेरे साथ यही था कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे नोट्स, मैंने ऐसे जब भी मैं पढ़ाई करती थी ना, स्टार्टिंग से मेरी ये थी कि मैं ऐसे ही नोट्स बनाती थी, जो भी मुझे याद नहीं होता था, या फिर जो भी PYQs बहुत अच्छे होते हैं जो मुझसे लर्न नहीं हो रहे, मैं उनको एक नोट्स में बना के रख लेती थी, और उनको जब मैं मॉर्निंग में 3 बजे पढ़ती थी ना, तो फर्स्ट मैं उन्हीं को याद करती थी, देन मैं पढ़ती थी। अच्छा, 1 घंटा मैं सिर्फ उसका रिवीजन में देती थी, जो भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए डेली, चाहे वो कितने ही हो, 1 से 2 घंटे में उसको रिवीजन में देती थी, फिर मैं पढ़ाई स्टार्ट करती थी। क्या बात है। तो ऑथेंटिक बुक के साथ फिर नोट्स साथ साथ में मैंने पहले मेरी, क्योंकि ऑथेंटिक बुक्स मेरी पढ़ी हुई थी ऑलरेडी, तो वो आसान थी पढ़ने में, मैंने ऑलरेडी उसमें जो भी इम्पोर्टेंट था वो लगाया हुआ था, क्योंकि AP के लिए आप तैयारी कर रहे हो, या फिर आपने नेट करा होता है, तो थोड़ा बहुत तो आपका पहले से पढ़ा हुआ। अच्छा लेवल भी होता है नेट के विद्यार्थी का, ठीक लेवल होता है, और क्योंकि नेट का जो लेवल है वो काफी डिफिकल्ट है वैसे देखे तो फर्स्ट ग्रेड की तुलना में, तो एक लेवल तो अच्छा आ गया था आपका। और एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी? एनसीईआरटी एक्चुअल में मेरे पास 3rd ग्रेड की जब एग्जाम सोचा ना कि एग्जाम देंगे, तो दीदी ने मुझे लाके दी थी। बीएड होने के बाद तो सारे एग्जाम देने ही है वैसे, तो एनसीईआरटी पहले से पढ़ी हुई थी, लेकिन जब आपने बोला कि भाई पुरानी एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीजें, तो मैंने उसके बाद 2-3 बार एनसीईआरटी बहुत, मतलब ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ऑथेंटिक बुक्स पढ़ी हैं, नोट्स पढ़े हैं विद एनसीईआरटी और शॉर्ट नोट्स जो मैं खुद के बना रही हूँ, ये सब मैंने एक साथ ही पढ़े हैं, लेकिन एक ही टॉपिक को एक बार में क्लियर करती थी सारी जगह से, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जो नए विद्यार्थी हैं उनको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, और लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की याद होनी चाहिए, इतनी अधिक महत्वपूर्ण है। और फिर रिवीजन एक इसके साथ में हो रहता है कि आप सारा सब कुछ पढ़ रहे थे, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करते थे? एक तो टेस्ट होता था संडे को, वो देते थे, इसके अलावा भी? इसके अलावा सर एक तो आपने ही बुक निकाली थी अपनी ही अभ्यास यूनिवर्सिटी की, वो प्रयास पर्सन में गए, उसको मैं डेली नाइट में जब मैं एकदम पढ़ के एकदम, अब मेरा
आप एक लेवल हो जाता है ना, आप उसके बाद पढ़ नहीं सकते जब आप आ जाते हो 10-11 बजे लाइब्रेरी से। उसके बाद में 1 घंटा थके हुए जब होते हैं कि बस अब क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि उसमें थकान नहीं होती है जी सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस में। से रहा है कि मैं उसी टाइम पे एमसीक्यूज करती हूँ, क्योंकि वो टाइम यूज भी हो जाएगा। या फिर जब मैं वॉक करती थी तो आपकी वीडियोस ईयरफोन में लगा के ये मेरा बहुत रहता था। मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज खाना बनाते बनाते भी ऐसे ही सुने आपके। तो यहाँ खाना खुद ही बनाते थे हॉस्टल में या पीजी में? पीजी विद हॉस्टल है, मतलब कि आपको रूम लेते हैं खाना, क्योंकि मेरे से बाहर का खाना इतना खा लिया कि हम मेरे से नहीं खाया जाता, तो मैंने खुद नहीं बनाना प्रेफर किया था। नहीं, ये अच्छा है। तो मैं खाना बनाती अगर आपके ईयरफोन्स लगा के आपकी वीडियोस देखा करती थी, जो भी आप एमसीक्यूज करवाते, क्योंकि आप उस वक्त रिवाइज कर सकते हो। सारे मैंने पीवाईक्यू करवाए थे जी सर, आपने पिछले वाले एपी में भी करवाए थे, जो फर्स्ट ग्रेड के थे, या फिर जो और एग्जाम्स के लिए आप करवा रहे थे, क्योंकि टॉपिक तो सेम ही होते थे। जो टॉपिक मैंने पढ़ लिया ना, मैं उसका देखती थी, ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे कितना आ रहा है उसमें से, कितना नहीं आ रहा, मुझे क्या किस टॉपिक पे मेहनत करनी है। बिल्कुल, इससे आपका जो है एकदम वो दर्पण है आपका कि देख लो आपको भूगोल कितना आता है, कहाँ कमी है और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये हर विद्यार्थी को करना चाहिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करते हैं आपको नए नए क्वेश्चन मिलते हैं और जो क्वेश्चंस की डाइवर्सिटी वो मिलती है। एक और एमसीक्यूज की बुक थी, अरिहंत की आती है। हाँ, बड़ी वाले। हाँ, बड़ी वाले जो यूपीएससी के और सारे क्वेश्चन, वो मेरे पास ऑलरेडी थी, मैंने एपी के लिए ली थी। वो बहुत शानदार पुस्तक है। उसका मतलब अब आपने पता नहीं कितना पढ़ा होगा, क्योंकि जब हमने तैयारी स्टार्ट की तो और कोई एमसीक्यू की बुक आती नहीं थी, या तो केवल नेट के पीवाईक्यू आते थे यूथ पब्लिकेशन के, या फिर वो अरिहंत की पुस्तक। तो जब हमने, क्योंकि हमारा पहला ऐसा एग्जाम था असिस्टेंट प्रोफेसर का कि उस दौरान वो पहली बार रिटन एग्जाम हुआ था, तो वो उस बुक से है ना, जब वो नाम आते ही वो इतना लगाव है उस क्वेश्चनों से, अच्छे क्वेश्चन है उसमें, अच्छे क्वेश्चन है सर। मैंने वहां से भी टॉपिक के जो अपने फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक थे ना, सिर्फ उनको पढ़ा था। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि विद्यार्थी सोचते हैं कि इतनी बड़ी है यूपीएससी के हैं, पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन ये आपका जैसे वो माइंड होता है ना कि जो पढ़ने वाला होता है वो कहीं से भी चीजों को ढूंढ कर पढ़ लेता है। तो आपके जो सब्जेक्ट के काम के थे, आपके जो सिलेबस में थे, वो आपने निकाल लिए, टॉपिक पढ़े थे जो अपने सब्जेक्ट बिल्कुल सिलेबस में थे, तो वो काफी हेल्पफुल रहे होंगे। जो खुद के शॉर्ट नोट्स थे वो सबसे बेस्ट थे, क्योंकि आपको जो भी कुछ नहीं आता ना, डिफिकल्टीज आती थी, मैं उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट होता था, जहाँ से क्वेश्चन बनते थे, बस उसको लिख लेती थी। बहुत अच्छा। और ये तरीका है, देखो छोटी छोटी चीजें हैं, नया कुछ नहीं है, लेकिन करते क्या, जब हम पढ़ने के दौरान उन चीजों को भूल जाते हैं और जब सुनते हैं किसी सफल विद्यार्थी को तो वापस याद आता है कि यार ये चीज भी आसान है, कर सकते थे। लेकिन देखो चीजें आसान है, लंबी सीटिंग हो और टू द पॉइंट चीजें पढ़ें, ऑथेंटिक पुस्तक के साथ में पढ़ें, है ना, उनका जो नोट्स, कुछ कीवर्ड्स, कुछ नोट्स साथ में खुद बनाएं, तो चीजें आसान हो जाती है। कंटेंट ऑलमोस्ट सभी विद्यार्थी सेम सा पढ़ता है ना, लेकिन आपकी दृष्टि क्या है, आप चीजों को कैसे निकालते हैं, कैसे पकड़ते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और रुचि का आगे हम देखें, जैसे इतना सारा ज्योग्राफी में लगभग बात हो गई है ना, प्रमाणित पुस्तकें कौन सी क्या पढ़नी चाहिए वो आप सबको पता भी है, और हर टीचर भी कई बार बताते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ये बात करें कि जैसे एग्जाम निकट आता है, एक डर, एक फियर लगता है, जैसे अभी हमारे जो लाइब्रेरी के स्टूडेंट हैं और भी जो क्लास के स्टूडेंट हैं, और मैं जैसे ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं, वो यही मैसेज, सर डर लग रहा है, समय बहुत कम है। तो आपको डर लगता था, क्या था? सर डर तो कभी कभी इतना लगता था कि आपसे पढ़ाई भी नहीं होती थी। डर लगना स्वाभाविक है। अगर आपने अच्छी तैयारी करी है तो आपको ज्यादा डर लगेगा, क्योंकि आपने उस लेवल की तैयारी करी है, और उसके बाद भी अगर आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो स्टार्टिंग में तो नॉर्मल था, जब जनवरी फरवरी तो हम नॉर्मल पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रही थी ना, तो कभी कभी किसी दिन ऐसा होता था कि हम पढ़ रहे हैं पूरे दिन, 4 बजे एकदम से हुआ कि अब नहीं पढ़ा जा रहा, डर लगता है कि पता नहीं कैसा एग्जाम आएगा, प्रेशर इतना होता है, इतने सारे बच्चों ने फॉर्म भरा होता है, वैकेंसी अपने पास बहुत कम होती है। बिल्कुल, कंपटीशन बहुत जी सर ज्यादा है। फर्स्ट पेपर और अपनी ज्योग्राफी को मैनेज करना काफी वाइड हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। रिवीजन, फिर साथ में आपको हॉस्टल भी, क्योंकि हमारा हॉस्टल 10 बजे तक खुला था। और तो अगरबत्ती करते थे सर हम गढ़ गणेश जी भी जाते थे, मैं और पापा साथ में 1-2 बार गए। वो मतलब ये गणेश डूंगरी? जी सर, अपने यहाँ है ना जयपुर में। हाँ, क्या नाम है उनका? गढ़ गणेश डूंगरी माता का, मतलब छोटी चौपट में ना। हाँ, अच्छा, वहाँ पे तो वहाँ भी गए हम, एग्जाम से पहले भी गए थे। और जैसे एक तो मोती डूंगरी है, एक तो मोती डूंगरी तो यहीं पे है सर, बाबू यहीं लालकोठी में। तो मतलब ऊपर वाले का हाथ जोड़ते थे कि इस बार नैया पार कर देना। मतलब ये आपका पहला अटेम्प्ट था या दूसरा? सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में तैयारी? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने एकदम, मेरी बीएड के जस्ट बाद ही हो गया था, तो मुझे इतना फर्स्ट ग्रेड के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम किसी स्कूल फील्ड में, मैंने कभी उससे पहले कोई एग्जाम नहीं दिया था, तो मुझे नहीं पता था कि फर्स्ट ग्रेड में किस तरह की तैयारी होती है। तो मैं सर फर्स्ट पेपर में रह गई थी।
फिर पूरा फोकस करके और अच्छे से तैयारी किया। फिर आपके कांटेक्ट में आए थे यूट्यूब के जरिए, मुझे एपी में पता चला था एक्चुअल में, जब मैं एपी का कंटेंट ढूंढ रही थी तब आपका कंटेंट इतना अच्छा था कि मुझे एग्जैक्टली 4 दिन पहले पता चला। अच्छा, पर फिर वो हो नहीं पाया, फिर मैंने कहा फर्स्ट ईयर में करता सबके साथ तैयारी। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो दूर था, क्योंकि अपीयरिंग में विद्यार्थी समझ जाता है तो वो अगले अटेम्प्ट में निकाल लिया। और यहाँ पर अगर एक बात और करें, सबसे बड़ी दिक्कत मैं मानता हूँ विद्यार्थी को एक समझदारी रखने में और एक डिसीजन लेने में। डिसीजन क्या कि सोशल मीडिया का कैसा प्रयोग किया जाए, आप कितने दूर कितने पास, एडिक्टेड या नॉन एडिक्टेड। नॉर्मल तो सर सभी चलाते हैं, लेकिन जैसे जब प्रॉपर, क्योंकि जब मैं नवंबर में आपके साथ जुड़ी थी कोचिंग के साथ, तब ये था कि एग्जाम जून में है तो आपको सब चीज छोड़नी ही है, तब मैंने सबको छोड़ दिया था। लेकिन हाँ, जैसे आपको डिफिकल्टीज आ रही है तो आप संडे टू संडे एक मूवी देख सकते हैं। मूवी तो कोई बात नहीं, वो सोशल, उससे आपका ना माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है। बिल्कुल, पर वो स्टार्टिंग के डेज में, लास्ट में तो वो भी नहीं। लास्ट में तो फिर वही था कि मूवी देखने का शौक है आपको? जी सर, बॉलीवुड बहुत देखती हूँ। क्या बात है। स्टार्टिंग से मुझे हिस्टोरिकल मूवियाँ, अपनी ज्योग्राफिकल मूवियाँ, ये बहुत ज्यादा। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, ये इससे बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में लोग क्या, वो रील्स और वो इंस्टाग्राम और एग्जाम टाइम स्क्रॉल करने की वो आदत डिलीट कर दी थी मेरे फोन से। मेरे फोन में वो कुछ नहीं था। आप चलाते हैं इंस्टाग्राम? जी सर, मेरा अच्छा। अकाउंट है, पर उस वक्त डिलीट था। ये तो होता ही है वैसे। और व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि वो नोटिफिकेशन वो बहुत सारी चीजें आपको डाइवर्ट करती है। पढ़ने के दौरान आप पढ़ रहे हैं, मान लो बीच में थकान हुई तो तुरंत मोबाइल खोला, कुछ देखा, तो इतने सारे ग्रुप्स में भी ऐड होते हैं कि गांव में ये चल रहा है, अब ये परिवार की ये राजनीति हो रही है, तो ध्यान कहीं ना कहीं भटकता है। एक्चुअल में इसका मैं बोलूँ तो मेरे नंबर सिर्फ मेरे पेरेंट्स या फिर मेरी क्लोज फैमिली के पास ही है। मैं बाकी फैमिली से कनेक्टेड नहीं हूँ, या फिर मेरे नंबर नहीं है तो मेरे पास ज्यादा लोगों के कॉल नहीं आते हैं। हाँ, तो ये सही है। विद्यार्थी जीवन, मम्मी पापा भाई बहन या फिर एक दो बहुत क्लोज फ्रेंड है। बिल्कुल, देखो यही होना चाहिए। विद्यार्थी जीवन जितना सीमित होता है, क्योंकि उतना फोकस आपका पढ़ाई पे होता है। नहीं तो वहीं आप इतने ज्यादा सोशल होते हैं, इतनी यारी दोस्ती, इतने इधर उधर, तो फिर वो डिस्टर्बेंस ही रहता है। फ्रेंड से तो हम बात ही नहीं, मतलब 6-6 महीने में एक बार बात होती थी। जब एग्जाम टाइम चल रहा था तो बात ही नहीं करी थी। एग्जाम के बाद में सब कनेक्ट करा था कि हाँ भाई अब तो फ्री, 1-2 दिन फ्री टाइम है, होना भी चाहिए। क्योंकि वैसे सामाजिक प्राणी है, लेकिन मूल टारगेट अपना जब एग्जाम हो, अपना गोल हो, लक्ष्य हो, तो उसकी तरफ। फोन सर एरोप्लेन मोड पे कर देती थी, क्योंकि मेरे घर से फोन नहीं आता था। उनका फिक्स टाइम है कि 8 बजे मुझे कॉल करना है। देन वो पापा बोल रहे थे लाइब्रेरी से 8:30 बजे तक आ जाया करो, पर हम 10 बजे आते थे। अच्छा, पापा को बोला था कि आगे 8:30 बजे वहीं से बात कर लेते। हाँ, लाइब्रेरी से बात कर लेते, लेकिन लाइब्रेरी 10 बजे तक थी। तो हम, मेरे साथ काफी फर्स्ट ग्रेड के बच्चे थे वहाँ पे, तो हम सब लाइब्रेरी में 10-11 मतलब 10:30 तक रहते थे। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, सभी स्टूडेंट भी सुनते हैं, पूछते हैं, देखते हैं कि एक लड़की होने के नाते क्या चैलेंजेस रहते हैं तैयारी के दौरान, और इस जो एक है ना एक फेज आता है उस दौरान कि आपको इंडिपेंडेंट भी होना है, जिम्मेदारियां पारिवारिक और बहुत सारी चीजें। ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और एक्चुअल में मेरे पापा पूरी फैमिली में, मतलब पापा ही जॉब में थे, तो मेरे ताऊजी की फैमिली की जिम्मेदारियां, मेरे बड़े ताऊजी की जिम्मेदारी भी मेरे पापा के पास। तो जब मेरी बड़ी दी की शादी 23 या फिर 22 की एज में कर दी थी, जब मेरी जॉब में नहीं लगे थे, वो इसी वजह से क्योंकि बाकी फैमिली, उनकी जॉब लगने से पहले शादी हो गई। तो उस वक्त ये था कि लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाया जाता था। पापा भी बाहर रहते थे, तो ये था, पापा स्टार्टिंग से फिर 2 साल रहने लग गए। उसके बाद एजुकेशन की इतनी ज्यादा जागरूकता आई है कि हम उस लेवल पे पढ़े कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सके। तो पापा ने इसलिए जल्दी शादी करी 23 की एज में। उस वक्त ये था कि मेरी ताऊजी की लड़कियां भी थी, और हम 3 मतलब 6 बहन भाई थे, 3 उधर भी थी, 3 हमारे भी थे। तो पापा को था कि सबकी शादी करनी है। देन दीदी सबसे बड़े थे, तो दीदी पहले कर दी, शुरुआत वहीं से। हाँ, ताऊजी की लड़की की थी, पर वो बहुत पहले हो चुकी। फिर दीदी की करी। देन उसके बाद फिर जब दी की जॉब लगी ना, तो उससे काफी चीजें चेंज हुई थी, क्योंकि सिर्फ एक पापा जॉब में करते थे, वो पूरा घर संभालना बहुत डिफिकल्ट होता था। उस वक्त हम मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, सब चीजें मैनेज करना। मैं और मेरा भाई 6th क्लास में बाहर चले गए थे, तो उस वक्त से थोड़ा खर्चा हमारा हो गया था कि बच्चे बाहर चले गए, वहाँ उसको भी मिलता था, मुझे भी मिलता था। 12th तक हमारा कोई खर्चा था नहीं। लेकिन दी की एजुकेशन के बाद, दी की जॉब के बाद, उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारी सोशल लाइफ में भी। और पापा की फिर जॉब भी बहुत अच्छी हो गई थी, फिर बाद में इनकम भी बहुत हो गई। देन लेकिन उसके बाद भी अगर 12th क्लास में जब मेरा सिलेक्शन हुआ DU में, तो मुझे भेजने पे भी लोगों ने पापा को बोला था कि लड़कियां इतना क्यों पढ़ा रहे हो, कॉलेज तो यहीं से कर लेंगे।
इनफैक्ट जब मुझे जयपुर में रखा था पापा ने कि नहीं बच्ची ने अच्छी परसेंटेज बनाई, बाहर रहना बनता है, देन तभी भी बोला था कि शादी वादी का तो कुछ ऐसा, शादी का थोड़ा ये था कि दी एजुकेटेड थी, फिर मेरे भाई भी थे, तो एजुकेशन का बहुत फर्क फिर वो पड़ता है। माहौल बन गया। शादी का था लेकिन मेरे से पहले मेरे भाई थे तो वो प्रेशर थोड़ा सा भाई ने झेला, क्योंकि भाई के बाद ही मेरी होनी थी। लेकिन था जब पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था तब उसके बाद था कि भाई के बाद मेरी ही करेंगे। लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट है, हमारे पास शादी का प्रेशर भी होता है, आपके पास फाइनेंशियल भी प्रेशर होता है, आप बाहर रह रहे हो लेकिन आप इतने लाखों रुपए आप खर्च नहीं कर सकते, आपको वो सोशल, आपको समाज से लड़ना भी होता है। क्योंकि मेरे पापा के फ्रेंड थे, वो आते थे कि क्या कर लेंगे बाहर रह के लड़की, क्या हुआ, नौकरी तो जब भी नहीं लगने, मतलब जिस लेवल का आप इन्हें पढ़ा रहे हो उस लेवल का तो आजकल लड़कों को भी नहीं पढ़ाया जाता। पापा ने मतलब मुझे हमेशा से बाहर रखा है और वो आजादी दी है जो एक लड़के को दी जाती है। बिल्कुल हमारे घर में वो डिफरेंस नहीं है कि लड़का पापा मुझे भी 6 बजे घर बुलाते हैं तो मेरे भाई को भी 6 बजे घर बुलाते हैं, भाई को भी बाहर घूमने की अभी भी परमिशन नहीं है जबकि शादी हो चुकी है। पर पापा ने हमेशा हमें इक्वल रखा है। लेकिन हमारे समाज और जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी, एक लड़की के लिए बहुत नौकरी एक इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको अगर आपके सपनों को पूरा करना है, आपको अपने पैरों पे खड़े होना है या फिर समाज को जवाब देना है ना, तो नौकरी ही आजकल जरिया है, क्योंकि उसके बगैर तो आप किसी के सामने बोल भी नहीं सकते। बिल्कुल सही है। अगर हमें जॉब लगना है, क्योंकि आप कई लड़कियों को शादियां नहीं करनी होती, किसी को शादी करनी होती है, लेकिन वो डिसीजन आपकी नौकरी पे या फिर आपके उस उच्च पद पे डिपेंड करता है जितने आप उच्च पद पे होगे। यदि कोई IAS RS करके अगर कोई बोले कि मुझे जॉब नहीं करनी या फिर मुझे शादी नहीं करनी, तो समाज कुछ नहीं कहता, समाज चुप हो जाता है। समाज इंटरकास्ट मैरिज के लिए भी नहीं बोलेगा। लेकिन अगर वो लड़की बहुत अच्छी एजुकेटेड है, बाय चांस उसकी नौकरी नहीं लगी है, तो उसे शादी करनी भी पड़ेगी, उसे लोगों की सुननी भी पड़ेगी, और वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन ही नहीं सकती। मतलब तो उसे अपने डिसीजन भी अपने पति से पूछ के लेने पड़ते हैं। तो वो तो मतलब निचोड़ यही है कि समस्याएं रहती है, लेकिन अगर थोड़ा सा फैमिली से सपोर्ट मिले, पूरा थोड़ा सा चीजें वो खुद लड़कियां जो संघर्ष कर रही है वो सोच के आगे बढ़े तो चीजें आसानी से बदल सकती है। और जब जैसा कहा ना कि जैसे दहेज का भी मामला होता है, बहुत सारी चीजें समाज में है ना। आपके समाज में क्या स्थिति है दहेज की? समाज में सर बहुत दहेज की स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति होगी। मतलब एजुकेटेड फैमिली ही होती है जो सपोर्ट करती है कि ठीक है लड़की जॉब है, देन फिर आप कुछ मत दो। लेकिन अगर लड़की की जॉब नहीं है तो आपको 50-60 लाख तो आपको इंतजाम करके रखना ही पड़ेगा। 50-60 लाख शादी और प्लस लड़कों की प्राइस टैग नहीं बोलते सर, वो लगे हुए फिक्स हो जाते हैं कि पटवारी है तो ये ऐसे इतना डिफिकल्ट। मतलब मैं सोचती हूँ कि अगर लड़का भी एजुकेटेड है तो मतलब आपने लड़के के लिए भी एजुकेशन के लिए पैसे लगे, लड़की के भी लगे, मतलब प्राइस टैग कैसे लगा? आपने ये नाम बड़ा अच्छा लिया, प्राइस टैग। जैसे किसी शोरूम में जाते हैं ना कि ये सूट लगे हुए तो वहाँ टैग लगे हुए कि ये इस रेंज का, इस रेंज का। 3 बहनें हैं ना हमारे घर में, तो हमें पता है। मेरी दीदी तो जॉब में बाद में लगे थे, पर मेरे जीजू बहुत सपोर्टिव थे। मतलब मेरी दीदी के जॉब में बहुत हद तक मैं कहूंगी मेरे जीजू का हाथ है। मतलब तो मैं मतलब हम सबका सपना था कि हमें भी लाइफ पार्टनर मेरी जीजू के जैसा मिले। बिल्कुल दीदी का ऐसे होता है, तो मेरे जीजू ने बहुत सपोर्ट किया था। देन फिर दीदी जॉब लगे। सपोर्ट होना चाहिए और सपोर्ट से ही चीजें होती है, अकेला आदमी ज्यादा नहीं कर पाता है। और जब हम जैसे 12th से या 11th से ही जब पढ़ना स्टार्ट करें और करते करते जब अपनी सफलता तक पहुंचते हैं तो उसमें कई लोगों का हाथ होता है। पेरेंट्स का होता है, परिवार का होता है, दोस्तों का होता है, प्लस जो जहाँ से हम पढ़ के आए है ना वहाँ के टीचर्स का होता है। ठीक है, जैसे मान लो हमने ज्योग्राफी पढ़ाई तो हमने ठीक है एक वो सिलेबस करवा दिया, लेकिन जो नींव है वो आपके 6th क्लास के टीचर ने भी भरी है, वो 7th क्लास के टीचर ने भी भरी है। तो वो बढ़ते बढ़ते है ना, कहते हैं ना कि एक जो पौधा बड़ा होता है तो वो किसी एक बारिश से नहीं होता है, उसने कई सारी बारिश का पानी पिया तब वो बड़ा होता है। तो उस सारे बारिशों का योगदान होता है। तो ऐसे ही जो गर्ल्स हैं उनके सफलता में अगर सारी चीजें साथ में अगर सपोर्ट मिले तो बहुत अच्छा बदलाव समाज में हो सकता है। तो लास्ट में रुचिका, जो नए विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी तरफ से? सर अभी तो मैं खुद भी तैयारी करी थी, रिजल्ट आने से पहले जो आपके साथ हैं, जो संडे को आपके साथ टेस्ट देते हैं वो भी वो पूछेंगी है ना, और जो नए विद्यार्थी तैयारी करने का सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहूंगी कि स्टार्टिंग से अपनी नींव मजबूत रखें। मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं ना तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करें। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से बेस बना ले, मतलब एनसीईआरटी आपकी बहुत अच्छी क्लियर होनी चाहिए, फिर आप ऑथेंटिक बुक्स पे जाएं एंड देन फिर लास्ट में आप नोट्स पे जाएं। नोट्स सिर्फ रिवीजन के लिए बहुत अच्छा यूज रहेगा, लेकिन आपको अपनी नींव
ऑथेंटिक बुक से फिर एनसीईआरटी से मजबूत। बिल्कुल, दायरा बड़ा होता है सब्जेक्ट को, आप गहराई में जाते हैं, सोचने का दायरा बड़ा होता है सब्जेक्ट में। तो एनसीईआरटी बहुत अच्छी कीजिए, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो एनसीईआरटी को आप 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए, उसके बाद फिर आप ऑथेंटिक बुक्स पे जाइए, तो आपकी जो फाउंडेशन है ना वो क्लियर रहेगी, आप किसी चीज के लिए कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे न्यू बच्चे होते हैं जिन्होंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी होती, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि इंडिया के वेस्ट में क्या है या फिर इंडिया के ईस्ट में क्या है। जैसे ज्योग्राफर जो होते हैं, जैसे हमें 12th में हमारी मैप बहुत अच्छा था, हमें नवोदय में बहुत अच्छे से मैप एटलस। जी सर, एटलस हमारी नींव है वास्तव में, बहुत मतलब मुझे वर्ल्ड का मैप उस वक्त भी बहुत अच्छे से याद था। बिल्कुल, सर ने हमें काफी अच्छे से करवाया था। मैं जैसे स्टार्टिंग में मैंने पूछा ना आपका इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ, तो जैसे मेरा मैं बताऊं, बिल्कुल ये एटलस का बहुत बड़ा रीजन होता है, क्योंकि एटलस जो है भूगोल में हमारे इंटरेस्ट को पैदा करता है, और उससे चीजें क्या हम धीरे धीरे खुद मतलब वो पढ़ने की ललक होती है कि मुझे और पढ़ना है, और क्या चीजें हैं, अमेरिका में क्या है, साउथ अमेरिका में क्या है, तो वो चीजें एटलस से बहुत शानदार होती है। जब हम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं ये वेस्ट में है, ये लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि जो ज्योग्राफर, जो जिसने एटलस नहीं पढ़ी या फिर जो ज्योग्राफी का स्टूडेंट नहीं है, उसे नहीं समझ में आएगा कि नॉर्थ में हिमालय है या फिर किधर है नॉर्थ, उसे तो ये भी नहीं पता होगा। तो मैप बहुत अच्छी स्टार्टिंग, अगर आपको ज्योग्राफी बोरिंग लगती है बिल्कुल तो आप मैप से स्टार्ट कीजिए। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे डायग्राम है, उनको गूगल पे जाके सर्च कीजिए। मुझे एक भाई ने ट्रिक बताई थी कि कुछ भी चीज आपको याद नहीं हो रही, बहुत डिफिकल्ट अपने टर्म्स होते हैं जगह के नाम के, तो आप उसको गूगल पे सर्च करो, जब आप उसकी जगह की लोकेशन देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से वो चीजें, वो इमेज है ना, जैसे बच्चों को क्या आजकल स्कूल में भी इमेज से पढ़ाया जाता है, तो इमेज जल्दी हमारे माइंड में छप जाती है, वो लंबे टाइम तक याद रहती है। तो हमारे क्या नवोदय में थोड़ा यही फायदा था, एजुकेशन बहुत अच्छी दी जाती थी। बिल्कुल, साथ में जो भी साथ में चल रहा है, साथ में डायग्राम्स के साथ हमें प्रैक्टिकल के लिए ले जाते थे, हमें पूरा मॉडल बना, हमारे ज्योग्राफी और हिस्ट्री में मॉडल इंक्लूड हो गए थे 11th और 12th में, तो हमने मॉडल भी बनाया था, स्तूप वगैरह, तो वो सब भी चीजें थी। तो स्टार्टिंग तो आप एनसीईआरटी से कीजिए, देन फिर ऑथेंटिक बुक्स और नोट्स। लेकिन जो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तनाव भी होता है, चिंता भी होती है, इस बार होगा या नहीं होगा। ये है कि कुछ दोस्त आपके ऐसे रखिए जो आपको उस तनाव में सपोर्ट करें। जैसे क्या बात है? हमारे साथ कुछ फ्रेंड्स थे, हमारा सर्किल था 2 या 3 जो अपने कोचिंग के थे, बाकी 1-2 से मैं वैसे भी कनेक्ट थी, लेकिन जैसे मैं और मेरी फ्रेंड थे कोमल, हम लोग मॉर्निंग में उठते थे तो बात करते थे, हमने पूरे दिन में आज क्या किया, हम उसके टॉपिक पे लेके बात करते थे, आगे क्या करना है। या फिर एक बंदा अगर संडे को टेस्ट देने नहीं आ रहा, किसी भी रीजन की वजह से नहीं आना है, टेस्ट नहीं छोड़ना, चाहे आपका प्रिपरेशन हो चाहे नहीं हो, आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, हमने टेस्ट तब भी दिया जब हमारा कोर्स नहीं था। पॉजिटिव माइंडसेट वाले दोस्त होने चाहिए। जी सर, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त का, क्योंकि वो बोलता है नहीं मैंने किया तो अब तेरे को भी करना है। हमारा यही था कि नहीं मैंने कर लिया। वो है, थोड़ा सा तनाव भी होता है, तो जैसे दोस्त से बात करते तो वो हल्का हो जाता है। जब उसे फिक्र होती थी तो वो मेरे से बात कर लेती थी। हम रात को 10-10 बजे या 12-12 बजे या सुबह 3 बजे भी हम बात करते थे। जब उठाने के लिए फोन करते थे ना, तो आज ये नहीं हो रहा है, फिर आज इसकी दिक्कत हो रही है, फिर कभी फैमिली प्रेशर हो जाता है, कभी पेरेंट्स पूछते हैं कि होगा ही नहीं होगा। तो आपकी इतनी अच्छी दोस्ती, मैंने ये भी सुना है कि लड़कियां हॉस्टल में लड़ाई बहुत करती है। सच है क्या ये? डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा है, क्योंकि अच्छे बुरे तो दोनों लोग होते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे होगे ना तो आपके साथ अच्छा ही होगा। बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर होता क्या है कि एडजस्टमेंट को लेकर होता है, तो आपका स्वभाव कैसा है ना, वो दूसरे का। और मैं तो इतने साल से बाहर रह ली, तो मुझे अब एडजस्टमेंट करना तो बहुत अच्छे से आ चुका है। ये स्टार्टिंग फेज 6, 7, 8 तक रहा था, हम भी बहुत लड़े थे जब हम छोटे थे, छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते हैं। बिल्कुल, फिर 8 के बाद वो बॉन्ड बहुत गहरा होता गया, फिर तो ऐसा लगता था 12th में हम जा ही क्यों रहे हैं। अब तो लड़ाई नहीं होती कभी? नहीं अब तो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स भी नवोदय की है। क्या बात है। और वो अभी तक 7-8 साल से अभी भी टच में है। जी सर, चलिए बहुत अच्छी बात है, और ऐसे दोस्त होने चाहिए, ऐसा माहौल होना चाहिए। और हॉस्टल का माहौल बड़ा एक अच्छा होता है, क्योंकि उससे जब बाहर निकल, जैसे अब हम जैसे ऐसे थोड़ा उस दुनिया से बाहर निकल गए, तो अब ऐसा लगता है कि हमारी रोबोटिक्स वो लाइफ बन गई, कि सुबह उठना, पढ़ाना, फिर कॉलेज जाना, फिर वापस पढ़ाना, नोट्स बनाना, मतलब ये। और वो जो एक लाइफ होती है हॉस्टल की, उसमें चारों तरफ सब युवा लोग होते हैं और कुछ ना कुछ चल रहा होता है, और मतलब खेलना कूदना, और मतलब बहुत अच्छा एक वो चीज उस समय हम जो है अच्छी नहीं लगती है कि यार ये हॉस्टल की हम दाल खा रहे हैं। और हमें 5 बजे उठाते थे, गुस्सा आता है, क्योंकि पीटी करनी है, आपको रनिंग करनी है, फिर पीटी करनी है, क्योंकि फिर हमें टाइम नहीं मिलता, हमें नाश्ता, फिर
स्कूल, फिर वापस बिल्कुल। रेमेडियल, फिर शाम को गेम्स, फिर नाइट स्टडी, फिर खाना। उससे जब हम बाहर निकल जाते हैं तब वो दिन याद आता है कि वो दिन बहुत अच्छे थे, जी सर। है ना। वो जैसे हम दिल्ली में थे तो बड़ा गुस्सा आता था कि यार पोल्यूशन है, मतलब पूरे दिन बैठ के पढ़ना, एक छोटे से कमरे में रहना, उसका बहुत ज्यादा रेंट किराया, जब उससे बाहर निकल जाए, अब यहाँ आगे तो यार उस समय कितना पढ़ते थे, तो वो दिन बहुत याद आते हैं, वो दिन अच्छे लगते हैं और वो बहुत गोल्डन डेज होते हैं हमारे लिए, हमारी लर्निंग के बहुत गोल्डन डेज होते हैं। तो आपके भी ये गोल्डन डेज है, तो इसलिए आपको तनाव नहीं लेना है। जो विद्यार्थी चिंता करते हैं, तनाव लेते हैं, मस्ती से करते जाओ बिना बर्डन के, जो होगा है ना वो अच्छा, ऊपर वाला अच्छा ही करेगा, बाकी कुछ चीजें ऊपर वाले पे छोड़ देनी चाहिए। सर एक सॉन्ग होता है, हाँ। एक सॉन्ग तो सर आपने भी बताया था, जीत जाएंगे हम, हाँ। एक वो था, और एक मेरा था, वो सॉन्ग में जब भी मुझे डर लगता था ना, मैं रिपीटेशन मोड पे बस उस सॉन्ग को सुनती। बिल्कुल अच्छा है। सिर्फ एक था, एक आराम है प्रचंड, ये वाला सॉन्ग था। बिल्कुल। तो ये बहुत ही एनर्जेटिक सॉन्ग है। तो स्टार्टिंग पढ़ाई करने से पहले भी मैं इसको सुनती थी, रात को सोने से पहले भी मैं इसको सुनती थी। मतलब उस टाइम मैंने कुछ नहीं, सिर्फ आपकी मतलब जो भी अपनी स्टडी से रिलेटेड वीडियोस देखना, एमसीक्यू ना, या फिर कुछ एक दो सॉन्ग जिनसे आपको रियलिटी में शांति मिलती है, या फिर आपका माइंड क्लियर होता है, सिर्फ उसको, ताकि आपको उसको पॉजिटिवनेस भी मिले, आपको वो कॉन्फिडेंस भी मिले, आपको लगे कि नहीं हम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। कुछ गाने होते हैं वो हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं और सुनने भी चाहिए ऐसी चीजें। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस सेशन में मुझे लगा कि बहुत बेसिक बातें, बहुत कॉमन बातें हमने की है और उससे बातों बातों में काफी कुछ आपने सीखा होगा। तो रुचिका, आपको अगेन बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और अभी एज आपकी काफी कम है, तो मुझे उम्मीद ये है कि अगली बार, अगली वैकेंसी में आप इसी सीट पर असिस्टेंट प्रोफेसर या आरएस, जो भी आपका सपना है, जिसमें भी आप आगे बढ़ेंगे, मेहनत करके वापस उस मुकाम के साथ वापस आए, और मुझे बहुत और अच्छा लगेगा। और ये बहुत सौभाग्य होता है कि विद्यार्थी सामने होते हैं, है ना, सामने बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, कुछ सिलेक्शंस होते हैं, कुछ सपने रह जाते हैं, और ये हर परिणाम, चाहे कोई सा भी दुनिया का परिणाम, चाहे चुनाव के परिणाम हो, चाहे क्रिकेट का रिजल्ट हो, चाहे कंपटीशन का रिजल्ट हो, सब में कहीं ना कहीं रिजल्ट के परिणाम के दो पहलू होते हैं। तो कुछ लोगों के सपने बुने जाते हैं, कुछ लोगों के सपने टूट जाते हैं। तो लेकिन अपनी जर्नी नहीं रोकनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि जैसे रुचिका ने ये मुकाम हासिल करने के बाद अब इनके लाइफ में कोई और असफलता नहीं आएगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं रोज सफल होता हूँ, रोज असफल होता हूँ, है ना। हर मुझे दिन महसूस होता है कि यार ये चीज मैं नहीं कर पाया या ये चीज नहीं कर पा रहा हूँ। जीवन का पार्ट ऑफ लाइफ है, तो इसको अपने को जीना है और बिना तनाव के जीना है ना। मैं हमेशा कहता हूं कि हम गांव के लोग कभी हारते नहीं हैं, है ना। हम या तो जीतते हैं या सीखते हैं। ये भाव अपने अंदर हो ना, तो हारने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। विद्यार्थी के पास क्या होता है, एक बैग उठा के घर वालों ने भेज दिया कि जाओ पढ़ाई करो, है ना, और क्या है अपने पास। जो भी सीखा है वो प्लस है अपने लिए। तो कमियां कहाँ है उसके ऊपर काम करें, मेहनत को दुगुना करें और एक पॉजिटिव सोच के साथ, माइंडसेट के साथ तैयारी करें, सब अच्छा होगा, सब बेहतर होगा। आप सभी को अगेन बहुत शुभकामनाएं। जो विद्यार्थी सफल रहे, रुचिका को भी पूरे अपनी यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और आपने हमारा नाम रोशन किया, अपने परिवार, गांव, माता पिता सबका नाम रोशन किया। और ऐसे ही जहां पे भी आप जिस पद पर भी रहेंगे, जाएंगे, उस फील्ड को और अधिक जो है अच्छा बनाएंगे। मैं कोशिश करूंगी सर, जो हम फेस करते हैं वो मैं किसी को फेस ना करने दूं। बिल्कुल। जो एक टीचर होके जो आपकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सबको एनर्जी होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप उसी साँचे में डल जाते हो जो सरकारी साँचा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो मैंने सीखा है नवोदय से, क्योंकि बेसिस तो मेरा नवोदय ही है, बिल्कुल वो बहुत काम आएगा। और वो मुझे लगता है कि जो भी विद्यार्थी आपसे शिक्षक बन गए हैं, तो जो भी विद्यार्थी जुड़ेंगे उनको बहुत फायदा होगा। और साफा आज पहली बार पहना है? नहीं सर, भाई की साफा, अच्छा शादी में पहना है, अच्छा लग रहा है साफा आपके ऊपर। तो चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक। मिलते हैं ऐसे ही कुछ और नई कहानी के साथ, नई सफलता संवाद के साथ। थैंक यू, गुड लक।